नमस्कार एस्पिरेंट्स। आज की हमारी चर्चा भारतीय संविधान के एक बहुत ही फाउंडेशनल हिस्से पर है। भाग 1 यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र। देखिए, ये सिर्फ कुछ आर्टिकल्स नहीं हैं, ये तो भारत की भौगोलिक और राजनीतिक पहचान की असली बुनियाद हैं। तो चलिए, आज इस मास्टर क्लास में हम इसी बुनियाद की हर ईंट को, हर पहलू को बहुत ही गहराई से समझेंगे। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम 5 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि भारत को राज्यों का संघ ही क्यों कहा गया, महासंघ क्यों नहीं। फिर हम देखेंगे कि हमारी संसद के पास राज्यों को पुनर्गठित करने की कितनी जबरदस्त शक्ति है। इसके बाद हम भारत के बदलते हुए नक्शे के ऐतिहासिक सफर पर चलेंगे। चौथा, हम एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर को समझेंगे। किसी क्षेत्र को सौंपने और सीमा विवाद को सुलझाने में क्या फर्क है। और आखिर में हम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बीच के बुनियादी अंतर को बिल्कुल स्पष्ट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु से, अनुच्छेद 1 जो कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब देखिए, यहां जो फ्रेज है यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का संघ, ये कोई अचानक इस्तेमाल किया गया शब्द नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे बहुत ही सोच समझकर चुना था। और इस सोच समझ के पीछे की वजह को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बहुत ही साफ शब्दों में समझाया था। उन्होंने कहा कि हमने फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की जगह यूनियन ऑफ स्टेट्स को तरजीह दी है। और क्यों? इसके पीछे 2 ठोस कारण हैं। पहला, कि भारतीय संघ किसी समझौते का नतीजा नहीं है, जैसा कि अमेरिका में हुआ था। और दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, कि किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने का, सेसेशन का कोई अधिकार नहीं है। बस यही एक बात हमारे यूनियन को इंडिस्ट्रक्टिबल यानी अविनाशी बना देती है। तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि यहां यूनियन इज पैरामाउंट, संघ सर्वोपरि है। ये बात गांठ बांध लीजिए कि राज्यों ने मिलकर संघ को नहीं बनाया, बल्कि संघ ने अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों को बनाया है। ये एक बहुत ही फंडामेंटल, एक बहुत ही वैचारिक अंतर है जिसे समझना जरूरी है। अच्छा, यहीं पर एक और बारीक अंतर को समझना होगा जो अक्सर प्रीलिम्स में फंसा देता है। वो है यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया के बीच का फर्क। देखिए, यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स आते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया तो इसका दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। इसमें स्टेट्स तो हैं ही, साथ में यूनियन टेरिटोरीज भी हैं, और वो सारे इलाके भी शामिल हैं जिन्हें भारत भविष्य में एक्वायर कर सकता है। तो याद रखिएगा, टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ मच वाइडर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अब तक हमने ये समझ लिया कि हमारा संघ अविनाशी है, इंडिस्ट्रक्टिबल है। पर एक सवाल उठता है कि इस अविनाशी संघ के अंदर जो राज्य हैं, क्या वो भी अविनाशी हैं? क्या उनकी सीमाओं को बदला जा सकता है? और अगर हां, तो ये शक्ति किसके पास है? यहीं पर आते हैं अनुच्छेद 3 और 4, जो हमारी संसद को, हमारे पार्लियामेंट को जबरदस्त अभूतपूर्व शक्तियां देते हैं। तो अनुच्छेद 3 हमारी संसद को क्या क्या करने का अधिकार देता है? देखिए, कुल 5 तरह की शक्तियां हैं। पार्लियामेंट चाहे तो एक नया राज्य बना सकती है, किसी भी राज्य का एरिया बढ़ा सकती है या घटा सकती है, किसी राज्य की बाउंड्रीज को, उसकी सीमाओं को बदल सकती है, और यहां तक कि किसी राज्य का नाम भी बदल सकती है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो संसद के पास भारत के राजनीतिक नक्शे को अपनी मर्जी से फिर से बनाने की पूरी शक्ति है। अब सवाल यह है कि यह सब होता कैसे है, इसकी प्रक्रिया क्या है? देखिए, मोटे तौर पर 3 स्टेप्स हैं। पहला, ऐसा कोई भी बिल सिर्फ प्रेसिडेंट की पूर्व सिफारिश पर ही संसद में लाया जा सकता है। दूसरा, सिफारिश देने से पहले प्रेसिडेंट उस बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल के पास उसके विचार जानने के लिए भेजते हैं। और तीसरा, फिर वो बिल संसद में एक साधारण बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है। मतलब जैसे कोई आम कानून पास होता है वैसे ही। अब ये प्रक्रिया देखने में तो कंसल्टेटिव लगती है ना? लेकिन असली शक्ति कहां है, वो अब हम देखेंगे। और यहीं पे सारा खेल है। ये जो विचार राज्य से मांगे गए थे, प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट उन विचारों को मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। दे आर नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। वो चाहे तो मान सकते हैं, चाहे तो पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, किसी राज्य के अस्तित्व को, उसकी सीमाओं को बदलने के लिए उस राज्य की सहमति जरूरी नहीं है। और यही वो बात है जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में एक स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बायस को दिखाती है। ये जो अंतर है,
ये हमें भारत और अमेरिका के फेडरलिज्म के फर्क को समझने में मदद करता है। इसीलिए भारत के लिए एक बहुत मशहूर फ्रेज इस्तेमाल होता है, एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, यानी एक अविनाशी संघ जिसके राज्य विनाशी हैं। संघ को कोई नहीं तोड़ सकता, पर संघ राज्यों को तोड़ मरोड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका है, एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, वरना संघ को तोड़ा जा सकता है, नहीं राज्यों को उनकी मर्जी के बना। ये जो कंपैरेटिव एनालिसिस है, ये मेंस में उत्तर लिखने के लिए एक बहुत ही पावरफुल पॉइंट है। अब एक और बात, अनुच्छेद 4 एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन देता है। वो ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी कानून बनाए जाएंगे, यानी नए राज्यों का गठन या मौजूदा राज्यों का पुनर्गठन, उन्हें अनुच्छेद 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस काम के लिए संसद को किसी स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है। ये काम एक सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता है। और ऐसा क्यों किया गया? ताकि ये प्रक्रिया लचीली रहे, फ्लेक्सिबल रहे और जरूरत पड़ने पर तेजी से काम किया जा सके। तो अब तक हमने कैसे का जवाब तो जान लिया। हमें पता चल गया है कि संसद राज्यों को कैसे पुनर्गठित कर सकती है। लेकिन अब आते हैं कब और क्यों पर। आजादी के बाद से अब तक भारत का नक्शा कई बार बदला है। तो चलिए इस विकास यात्रा के कुछ अहम पड़ावों पर नजर डालते हैं। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये भारत के राजनीतिक नक्शे की एक विकास गाथा है। देखिए, आजादी के ठीक बाद 1948 में धर कमीशन और जेवीपी कमेटी ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया था। उन्हें डर था कि इससे देश की एकता को खतरा हो सकता है। लेकिन पॉपुलर डिमांड बहुत ज्यादा थी और इसी के चलते 1953 में एक बड़े आंदोलन के बाद आंध्र प्रदेश को भारत के पहले भाषाई राज्य के रूप में बनाना पड़ा। ये एक टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद 1956 में फजल अली कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जिसने 14 राज्य और 6 यूटीज बनाए। और यह सिलसिला रुका नहीं। 1960 में बॉम्बे को महाराष्ट्र और गुजरात में बांटा गया। साल 2000 में हमें 3 नए राज्य मिले, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। और हाल ही में 2019 में जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 यूनियन टेरिटरीज में पुनर्गठित किया गया। तो आप देख सकते हैं कि भाषाई, सांस्कृतिक और प्रशासनिक दबावों ने हमारे देश के नक्शे को लगातार एक नया आकार दिया है। ये तस्वीर है 1 नवंबर 1956 के भारत की, जब स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू हुआ। इस एक कानून ने पुरानी व्यवस्था यानी पार्ट ए, बी, सी और डी स्टेट्स की क्लासिफिकेशन को खत्म कर दिया और भारत को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। ये एक तरह से आधुनिक भारत के राजनीतिक नक्शे की पहली रूपरेखा थी। और उस 1956 के नक्शे से आज हम यहां पहुंचे हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये जो सफर है 14 से 28 राज्यों का, ये हमारे संविधान की फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी डायनेमिज्म का सबसे बड़ा सबूत है। चलिए अब एक ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जहां अक्सर कंफ्यूजन होता है और जहां से एग्जाम में सवाल बनने की पूरी संभावना रहती है। ये मुद्दा है क्षेत्र सौंपने यानी सेशन ऑफ टेरिटरी और सीमा विवाद के निपटारे यानी सेटलमेंट ऑफ अ बाउंड्री डिस्प्यूट के बीच के अंतर का। ये टेबल इन दोनों स्थितियों को बिल्कुल साफ कर देती है। ध्यान से देखिए, अगर भारत को अपनी संप्रभुता वाला कोई क्षेत्र किसी दूसरे देश को देना है यानी सेशन ऑफ टेरिटरी करना है, तो ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। और सुप्रीम कोर्ट ने 1960 के बेरूबार यूनियन केस में यह साफ कर दिया था कि ऐसा करने के लिए आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करना जरूरी है, जैसे कि बेरूबारी को देने के लिए 9वां संशोधन और बांग्लादेश के साथ एनक्लेव्स एक्सचेंज करने के लिए 100वां संशोधन किया गया। लेकिन अगर मामला सिर्फ सीमा विवाद को निपटाने का है, मतलब बाउंड्री कहां है, इसको लेकर कोई डिसएग्रीमेंट है और उसे सुलझाना है, तो उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। यह काम सरकार एक सिंपल एग्जीक्यूटिव एक्शन से कर सकती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शन है। और अब आते हैं हम अपने आज के आखिरी टॉपिक पर। भारत की जो प्रशासनिक इकाइयां हैं, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, इनके बीच बुनियादी फर्क क्या है? चलिए इसे समझते हैं। इन दोनों के बीच जो सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क है वो है सेंटर के साथ उनका रिलेशनशिप। देखिए, स्टेट्स का सेंटर के साथ एक फेडरल रिश्ता है, मतलब शक्तियों का बंटवारा है। राज्य अपने क्षेत्र में ऑटोनोमस होते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूनियन टेरिटरीज का सेंटर के साथ यूनिटरी रिश्ता है। वो सीधे सीधे केंद्र सरकार के कंट्रोल में होते हैं। स्टेट्स का एग्जीक्यूटिव हेड होता है गवर्नर, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, जबकि यूटीज का प्रमुख होता है एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि प्रेसिडेंट का एक एजेंट होता है। तो मूल बात क्या है? फेडरल रिलेशनशिप वर्सेस यूनिटरी रिलेशनशिप। तो पूरी चर्चा का सार क्या है? सार ये है कि भारत का ये जो टेरिटोरियल फ्रेमवर्क है, ये जानबूझकर फ्लेक्सिबल बनाया गया है।
ये डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स वाला मॉडल कोई कमजोरी नहीं, बल्कि हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता थी। ये एक ऐसा पावरफुल टूल है जो भारत की बेमिसाल विविधता, हमारी इमेंस रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करते हुए देश की एकता और अखंडता को बनाए रखता है। तो भविष्य के प्रशासकों और पॉलिसी मेकर्स के तौर पर मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। आज के दौर में जब भारत का आर्थिक और सांस्कृतिक लैंडस्केप इतनी तेजी से बदल रहा है, तो राज्यों के पुनर्गठन के पीछे मार्गदर्शक सिद्धांत क्या होने चाहिए? क्या अब भी भाषा ही मुख्य आधार होना चाहिए, या फिर आर्थिक विकास और प्रशासनिक सुविधा को ज्यादा महत्व देना चाहिए? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।